नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। बड़वानी के राजपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले को 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शिरकत की और इस दौरान लव जिहाद और सूदखोरी को लेकर उन्होंने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा, जो लोग सरकारी नियम के हिसाब से सूदखोरी नहीं करते, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन पर अब सख्त एक्शन होगा। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री ने फिर कहा, नए कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान। मध्य प्रदेश में चल रहे मिलावट पर कसावट अभियान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ा है और जो खाने की चीजों में मिलावट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 800 जगह मिलावट को लेकर कार्रवाई की गई। इसमें से 37 जगहों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ा था, जिसके सैंपल आज तक पेंडिंग पड़े हैं। कांग्रेस ने मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार किया, जबकि हमने 1600 सैंपल लिए, जिसमें 800 की रिपोर्ट आ गई है। मिश्रा ने बताया कि हर संभाग में सैंपल वैन में कोई भी व्यक्ति 10 रुपए देकर खाद्य पदार्थों की जांच करा सकता है। मिलावट पर कसावट चल रहा था और मैं यहां पर थोड़ी तुलना, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। एक कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह का अभियान उसने भी प्रारंभ किया। मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। सीएम शिवराज का फोकस पूरी तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर है और इसको लेकर उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत सभी मंत्रियों को हर महीने अपने विभाग में किए गए कामों का ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने रखना होगा। सीएम के नए निर्देश को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि जिस तरह शेर 2 कदम आगे चलकर पीछे देखता है, उसी तर्ज पर हम अपनी गलतियों को समझकर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा, रोडमैप पर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। जैसे शेर चलता है 2 कदम पीछे देखता है, तो इसलिए पीछे देखता है, कहाँ कमियां उसको ठीक करता है। तो हर 8 दिन में अपने अपने विभाग का ठीक से समीक्षा करिए। डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या क्या पहले हमने काम बताया उनकी भी करिए। हर 1 महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजधानी के इकबाल मैदान पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में हाईकोर्ट ने मसूद को अग्रिम जमानत दे दी है। इसके पहले हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद और राज्य सरकार का पक्ष सुनते हुए 25 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 15 पन्नों की ये विस्तृत फैसला हाईकोर्ट ने जारी कर दिया, जिसमें विधायक आरिफ मसूद को 50,000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई। जमानत की शर्त के मुताबिक आरिफ मसूद को पुलिस को जांच में सहयोग देने और बिना अनुमति भोपाल शहर से बाहर नहीं जाने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरिफ मसूद एक विधायक हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और इनके फरार होने की आशंका नहीं है। जमानत मिलने के बाद मसूद ने न्यायपालिका को धन्यवाद दिया, साथ ही सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा और अजय गुप्ता का आभार जताया। 29 अक्टूबर को भोपाल के इकबाल मैदान पर बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने के मामले में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने विधायक मसूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मसूद ने हाईकोर्ट की शरण ली और अब उनको राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये मानना चाहिए कि हम उस पार्टी के सदस्य जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी है, तो आज भी हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे तिरंगा हाथ में लेकर। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो बनेगा वो करेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून का विधेयक आने में अभी समय है, लेकिन इस विधेयक को लेकर सियासत लगातार गरमाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि कांग्रेस बताए कि वो लव जिहाद कानून के पक्ष में है या विपक्ष में खड़ी है। कांग्रेस विधानसभा में इस कानून का समर्थन करेगी या विरोध?
गृह मंत्री के इस बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा का सत्र इतना छोटा बुलाया है कि विधेयकों पर चर्चा न हो सके। उस पर भी जनहित के मुद्दों के बजाय ऐसे विधेयक लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधेयक के गुण दोष के आधार पर ही अपना पक्ष सामने रखेगी। कांग्रेस को अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस धर्म स्वातंत्र विधेयक का विधानसभा में विरोध करेगी या सपोर्ट करेगी आने वाले सत्र में। ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? जो लोगों की नौकरियां चली गई हैं, व्यवसाय ठप हैं, लॉकडाउन लगा दिया है, एक तरह से रात को कर्फ्यू, इस पे बात हो नहीं रही है, जनहित की बातें हो नहीं रही। 3 दिन का तो सेशन है कुल मिला के। नहीं, ये जब विधेयक पेश होगा तो उसके गुण दोष के आधार पर बात करेंगे उसमें विधानसभा। सिंगरौली में बिजली विभाग के अधिकारी को धमकाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विनोद चौबे का वीडियो वायरल हुआ। नेताजी अपने घर पर ही जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे और इस दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि बिल जमा न करने के कारण उसका कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद जिलाध्यक्ष विनोद चौबे ने विभाग के कार्यपालन यंत्री को फोन लगाया और जमकर क्लास ली। चौबे ने अधिकारी के कनेक्शन नहीं जोड़ने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी। इसके बाद बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जिलाध्यक्ष की वाहवाही शुरू कर दी। जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी गई। साहब, आप एक गंभीर और जिले के डी है, बिजली विभाग की जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी गई है, तो उसका निरीक्षण आप अच्छे से करें। मेरा आपसे एकदम करबद्ध निवेदन है। और नहीं तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री हैं, हम लोग शिकायत करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। ऐसा नहीं, ये गलत बात है डी साहब। आप ये इस तरह से करेंगे तो फिर हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा डी साहब। मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानकर फिर से नर्मदा संरक्षण का अभियान चलाने जा रही है। जबलपुर में ऐसा ही अभियान चलाने के निर्देश जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दिए हैं। अभियान के तहत नर्मदा में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। अवैध रेत खनन या अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जबलपुर के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के मुताबिक नर्मदा में अगर कहीं भी मशीनों के जरिए रेत खनन होता है या डंपर में रेत की ओवरलोडिंग होती है तो मशीन और गाड़ी मालिक के खिलाफ चोरी और चोरी का माल छिपाने की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। कमल पटेल ने इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। मंत्री कमल पटेल ने दावा किया कि सरकार नर्मदा नदी में गंदे नालों का पानी मिलने से रोकेगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर सर्वे के बाद नालों का पानी नर्मदा में मिलने से रोकने की योजना पर अमल किया जाएगा। चोरी का माल छुपाने का 379 और 411 का भी मुकदमा कायम किया जाए ओवरलोड है तो, और सिर्फ ड्राइवर पे नहीं किया जाए, मालिक के खिलाफ किया जाएगा। जब मालिक के खिलाफ FIR होगी तो जब जाकर रुकेगा। तो इस प्रकार सख्त निर्देश दिए हैं और जो अधिकारी इसमें लापरवाही करेगा उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बाद भी पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी में बेहद ताकतवर बनकर उभरे। 13 नवंबर को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात में सोनिया ने उन्हें सभी तरह के फैसले लेने के लिए फ्री हैंड दिया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी कमलनाथ की अगुवाई में ही पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी को भंग कर उसकी जगह एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है। समिति में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए नियुक्तियों की काम को पूरा किया जाएगा। कमलनाथ को फ्री हैंड मिलने पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में विधानसभा का टिकट मांगने वाले नेता पुत्रों को पार्षद का चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। दोनों दलों की ऐसी सोच है कि ऐसा करने से संगठन मजबूत बनेगा। नेता पुत्र लोकतंत्र और जनसेवा का शुरुआती पाठ कर सकेंगे, अनुभव ले सकेंगे। साथ ही टिकट को लेकर कोई घमासान की स्थिति नहीं होगी, संगठन पर सवाल नहीं उठेंगे। साथ ही साथ उनकी राजनीति का आधार तैयार होगा। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह, प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, माया सिंह के बेटे पीताम्बर सिंह, नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया के बेटे अक्षय, अनूप मिश्रा के बेटे, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो यहाँ गोविंद सिंह के बेटे अमित सिंह, लाखन सिंह के भतीजे संजय सिंह राजनीतिक भविष्य के तौर पर
पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं ताकि आगे पार्टी में मजबूती से काम कर सकें। सामाजिक क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रहा है तो निश्चित रूप से पार्टी को ऐसा लगेगा, संगठन को ऐसा लगेगा कि ये निर्णय ठीक है, तो निश्चित रूप से उनको भी मौका मिलेगा। क्योंकि विधानसभा, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, अपने दल से भी मैं कहूँगा कि जो सबसे छोटे चुनाव हैं वो दलीय आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की पकड़ कितनी है, उसको लोग कितना पसंद करते हैं, उसने अपने इलाके में क्या काम किया है, ये तभी पता पड़ेगा जब उनको स्वतंत्र रूप से लड़ने दिया जाए। मध्य प्रदेश में अब ना तो किसी बदमाश का जुलूस निकाला जाएगा, ना उसे सार्वजनिक किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। आरोपी, संदेही और गिरफ्तार लोगों को पुलिस सार्वजनिक नहीं करेगी। सभी पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। अपराध अनुसंधान विभाग के डीजी कैलाश मकवाना ने यह आदेश जारी किया। इतना ही नहीं, किसी आरोपी या संदेही के फोटो तक सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने बदमाशों और अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करने के साथ लोगों में विश्वास जगाने के इरादे से जुलूस निकालना शुरू किया था, लेकिन अब इस पर रोक लग जाएगी। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए पुलिस को आरोपियों और संदिग्धों के फोटो जारी करने पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश में लगातार एंटी माफिया मुहिम के तहत इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर ने एक साथ 33 अपराधियों के जिला बदर की कार्रवाई की। इन अपराधियों पर कई सालों से संबंधित थाना क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आपराधिक वारदातों में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र की जनता की दहशत को ध्यान में रखकर जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं की शक्तियों का उपयोग कर जिला बदर की कार्रवाई की। इसमें हिमांशु चौहान, लक्ष्मण बरगुंडा, सूरज सोनकर, विजय चौहान, अंकित कौशल, जितेंद्र उज्जैनी, सुरेश प्रजापति, कृष्णा पाटिल और अहमद जैसे अपराधियों के नाम हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कहा कि आपराधिक तत्वों के लिए इंदौर जिले में कोई जगह नहीं। अब गुंडों के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ जल्दी ही एक्शन होगा। अभी जिला बदर किए गए हैं। 33 लोग जो थे उनके डिसाइड किए हैं, वो जिला बदर किया है उनको। कुछ को 6 महीने के लिए किया है, कुछ को 1 साल से किया है। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं स्थानीय लेवल पे, किसी कॉलोनी, गली, मोहल्ले में, किसी क्षेत्र विशेष में उनका जो परेशानी होती है आम जनता को, ऐसे जितने भी लोग हैं उनका जिला बदर हो गया। 3 तलाक पर कठोर कानून आने के बाद भी मध्य प्रदेश में 3 तलाक के मामले थमे नहीं। ताज़ा मामला भोपाल के शाहजहानाबाद थाना इलाके में सामने आया। उसामा नाम के शख्स ने अपनी 8 साल की शादी तोड़ते हुए पत्नी को 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। पीड़ित महिला ने ससुर और पति पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी भोपाल में इसके पहले 3 तलाक के 2 और मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट पर हमने आपराधिक मामला दर्ज किया है और पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। महिला है, वो 8 साल का इसका वैवाहिक जीवन है और उनके 3 संतान हैं। आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, उन्हें न्यायालय में आज प्रस्तुत किया। इंदौर में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से पकड़ाए सेक्स स्कैंडल के सरगना सागर जैन उर्फ सेंडो ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। इसमें देह व्यापार के कनेक्शन मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं। पुलिस अब सागर जैन की अवैध संपत्तियों को राजसात करने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेशी युवतियों को अवैध तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में देह व्यापार के लिए लाया जाता था और इस पूरे मामले में सागर जैन की भूमिका गैंग को प्रतिबंधित ड्रग्स, MDMA और अन्य ड्रग्स सप्लाई की थी। पुलिस ने जब सेंडो की गर्दबिश थी तो वो फरार था। दिल्ली में गिरफ्तार होने के बाद उसने कई खुलासे किए। बताया कि देह व्यापार के मामले में 1.5 साल से सजा काट चुका है और इसके बाद अपनी राह बदली और सेक्स रैकेट में ड्रग्स सप्लाई शुरू कर दी। इस पूरे मामले में लगभग 12 अलग अलग एजेंट्स की पहचान हुई थी
और उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से एक व्यक्ति जो भागा हुआ था उसे भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा की परीक्षा 2019 और फिर 2020 की मुख्य परीक्षा समेत 35 से ज्यादा परीक्षाएं 1.5 साल से अटकी पड़ी हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण भी परीक्षा करवाने के संकेत नहीं मिलते। उम्मीद है कि अगले साल जनवरी 2021 में परीक्षाएं संभव हों, लेकिन जिम्मेदार अफसर साल के अंत तक विज्ञापन जारी कर देने का आश्वासन दे रहे हैं। सरकारी मशीनरी की लंबी प्रक्रिया के चलते हजारों छात्रों के सपने अधर में हैं। कई लोगों के पास उम्र की बाध्यता उन्हें परीक्षा से वंचित कर सकती है। दरअसल प्रदेश में कोरोना काल के बीच बोर्ड परीक्षा, यूपीएससी और कई परीक्षाएं हुई, लेकिन पीएससी की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। ओबीसी आरक्षण 14% ही रखा जाएगा, ये हाईकोर्ट का फैसला है। इस साल हम विज्ञापन तो निकालेंगे। पेंडिंग एग्जाम्स में हमारे रिजल्ट, जैसे राज्य सेवा 19 का रिजल्ट पेंडिंग है अभी, वो जैसे ही हमें कोर्ट से कुछ वो मिल जाते हैं डायरेक्टिव्स, तो हम उसको भी कर देंगे, है ना। और कोविड कोई अब इशू बचा नहीं है। कोविड के कारण अब एग्ज़ाम का कोई कारण नहीं है। जैसे ही विभागों से मांग पत्र हमें मिलेंगे, हम अपनी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बीते 6 महीनों में 2 दर्जन बाघों की मौत से वन विभाग में हड़कंप है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाघों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया। वहीं बीते महीनों में बाघ की मौतों और उनकी सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री विजय शाह ने बड़ा अजीब सा बयान दिया। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री जी ने कहा कि बाघों की मौत के बावजूद लोगों को शासन और वन विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रदेश में अभी भी 526 टाइगर बचे हैं और इसके चलते टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है। साथ ही वन मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में जल्दी सफारी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बनाए जाएंगे ताकि पर्यटकों की दिलचस्पी प्रदेश में बढ़े। होने के बावजूद आज आपको धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश शासन को, हमारे कर्मचारी अधिकारी को। 526 टाइगर हमारे पास हैं और हम हिंदुस्तान में टाइगर स्टेट का दर्जा लिए हुए। अभी हमने हिरणों को शिफ्ट किया है, बहुत जल्दी हम वहाँ टाइगरों को भी शिफ्ट करेंगे ताकि ये जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये ना हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइगर रह पाएँ। अफ्रीका का चीता आने के लिए भारत सरकार ने एक टीम भेजी है। मंडला से भटककर जबलपुर की सीमा में घुसे 2 हाथियों में से एक हाथी की लाश जबलपुर के मुहास गांव में नहर के पास मिली। हाथी का शव मिलने से हाथी प्रेमियों को बड़ा धक्का लगा। वन विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। मंडला से भटककर आए 2 हाथियों में से एक हाथी का शव मुहास में नहर किनारे मिला है। हाथी के दांत जमीन में गड़े थे। इस मामले में लोगों ने आरोप लगाया कि वन अमले को हाथी के इलाके में होने की खबर पहले दी जा चुकी थी। इसके बावजूद विभाग ने हाथी का रेस्क्यू करना छोड़ उसे जंगल की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जांच की मांग की। उन्होंने हाथी की मौत को वन विभाग और प्रशासन की नाकामी बताया और दूसरे लापता हाथी की तलाश में अब वन अमला जुटा है। अभी 2 हाथी का दल अपनी ग्राम मुहास तरफ कूच किया था। उस हाथियों को लगातार दौड़ाया जा रहा था, इस कारण से उनकी मौत होना प्रतीत मालूम पड़ता है। और एक हाथी का अभी भी पता नहीं है। वो 2 हाथियों में से एक हाथी की मौत हो चुकी है और जो दोषी है इसमें रेंजर डिपार्टमेंट लापरवाही पूर्वक जो उन्होंने किया है उन पर कार्रवाई हो, उनकी हम मांग करते हैं। उनको 2 दिन से हम नज़र रखे हुए थे। किसी तरह से एक हाथी जो है गिर के जो है उनके बल गिरा है और मर गया। उसके बाद में अभी उसको लेके जा रहे हैं, पीएम कराएंगे। पीएम कराने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उससे जानकारी मिलेगी कैसे मरा है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि समाज में लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन बैतूल में एक पशु प्रेमी ने अपने पालतू कुत्ते का पहला जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। बाकायदा केक काटकर दर्जनों लोगों को लजीज दावत दी। बैतूल के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले यश बगडरे नाम के युवक ने ऐसा किया। इसके पीछे एक भावुक कहानी छिपी है। रितिका के माता पिता की पिछले दिनों बीमारी की वजह से मौत हो जाने से परिवार के सदस्य अकेलापन महसूस करने लगे थे और इसी के कारण एक पपी को पाला गया और उसका नाम ब्रूनो रखा। और अब सभी ब्रूनो से इतना लगाव रखते हैं कि उसके बाद 2 और डॉग घर में लाए गए। 1 साल के ब्रूनो के शानदार जन्मदिन समारोह में पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा रही। काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हुए।
कुछ ऐसा हुआ था, जो पापा हम लोगों के 2010 में उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद में मम्मी की भी 2 इयर्स बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो लाइक फैमिली में कोई नहीं था, तो एज हम लोग छोटा सा एक पेट लेके आए थे, हिज नेम ब्रूनो। लाइक उससे इतना लगाव होने लगा, देन हम लोगों ने अपने अदर्स और डॉग्स वगैरह लेकर आए, तो इसी रीज़न से बस। ये मेरा पेट डॉग आज 1 साल का हो गया है। वो मेरी बेटी जैसी है, जर्मन शेफर्ड है, फीमेल है। तो बस फैमिली के बीच में एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा गया है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से दिसंबर के तीसरे सप्ताह में नई एयरलाइंस फ्लाई बिग अपनी उड़ान शुरू करने वाला है। कंपनी के बेस स्टेशन इंदौर से फ्लाइट्स भोपाल, जबलपुर, रायपुर और अहमदाबाद रूट के लिए शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान कंपनी की प्रूविंग फ्लाइट का संचालन होगा और इसके बाद डीजीसीए से कंपनी को फ्लाइट संचालन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि अधिकारी फ्लाई बिग की नई फ्लाइट शुरू करने की तारीख देने से फिलहाल बच रहे हैं। विश्वरंग 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शानदार समापन हुआ। नैनिशा डेढ़िया निर्देशित पिराना फिल्म विश्वरंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत शॉर्ट फिल्म कंपटीशन की विजेता रही। चौथे और आखिरी दिन श्रुति अधिकारी के संतूर वादन के साथ आगाज हुआ। सबने इसका भरपूर लुत्फ उठाया, सभी मंत्रमुग्ध नजर आए। इसके बाद फिल्म महोत्सव में फिल्मों के प्रदर्शन का क्रम शुरू हुआ। सबसे पहले साहित्यिक फिल्म गुलजार की प्रस्तुति हुई। फिल्म में प्रख्यात गीतकार गुलजार के जीवन के बारे में बताया गया। गुलजार फिल्म की प्रस्तुति के बाद फिल्म महोत्सव में साइंस फिल्म सेम कॉल द स्कूल ऑफ नॉरफेल की प्रस्तुति हुई। फिल्म में भारत के लद्दाख में शैक्षिक क्रांति लाने वाले सोनम वांगचुक के जीवन और उनकी यात्रा के बारे में बताया गया। वरिष्ठ कवि कथाकार रविंद्रनाथ टैगोर, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं विश्वरंग के निदेशक संतोष चौबे और सह निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आईसेक्ट के निदेशक नितिन वत्स ने विजेता फिल्मों के निर्देशकों का सम्मान किया। नैनिशा डेढ़िया द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म पिराना ने सम्मान समारोह में पहला पुरस्कार जीता, जबकि पंडेली चेचू की द वाइट शीट्स को दूसरा और सैराल मुर्मू की सोंधाइनी फिल्म को तीसरा पुरस्कार मिला। जाने माने सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर और 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले फिल्म मेकर राजेंद्र जांगले जूरी के चेयरमैन थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।